नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा अभी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ अभी यहाँ पर पीछे यहाँ पीछे हंसराज मारवा और उसके भाई इन दोनों पर ही चिल्ला रहा था। वो अब कहता है कि तुम दोनों की आंखें फूट गई थी क्या? तुम दोनों को एक रोबोट और इंसान में फर्क भी नजर नहीं आता है? वो इनके ऊपर चिल्ला ही रहा था, तभी उसने अपने साइड मिरर से देखा कि एक गाड़ी उसी के ही पीछे आ रही है। उसे देखकर अब यशवंत सोचता है कि आखिर ये कौन है जिसकी मौत उसे उसके पास लेकर आई हुई है। अब मैं भी देखता हूँ, मैं इसका वही हाल करूंगा जो आयशा मारवा के साथ किया था। अब वो यही सोचता और यशवंत अब अपना फोन निकाल कर अब अपने फोन से कॉल लगा देता है। जैसे ही अब सामने से आवाज आती है कि बोस कैसे याद किया, सब ठीक तो है ना? इस बात को सुनकर अब यशवंत मल्होत्रा कहते हैं, सुनो, हमारे ठिकाने पर आओ, तुम्हारे लिए इनाम है। तुम जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंचो। मैं और धर्मराज भी वहां पर पहुंचे ही रहे हैं। अपनी बात को पूरा करने के बाद इधर अब यशवंत मल्होत्रा अपनी गाड़ी को तेजी से वहां पर दौड़ा रहे थे, तो वहीं इधर सौम्या भी अब अपनी गाड़ी को चला रही थी। यहाँ रोहित ने गाड़ी चलाते हुए ही अब अपना किंग का मास्क अब निकाल कर रख दिया था और उसने अब अपना यहाँ पर वो किंग वाला मास्क निकाल कर दूसरा मास्क पहन लिया था। एक तरफ जहां रोहित अब अपनी गाड़ी को वहां की सड़कों पर दौड़ा रहा था, तो वहीं इधर अनिका की गाड़ी की स्पीड भी तेज थी, क्योंकि अनिका ने भी अब जैसे ही ये खबर मिली थी कि यहाँ से सौम्या गई है, तो इधर अनिका ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ अब तक जितने भी लोग वहां गाँव में थे, अब उन सभी का टारगेट सिर्फ एक ही था, क्योंकि उन सभी को ही यहाँ पर अपनी अपनी इंस्ट्रक्शन के अनुसार जो उन्हें मिली हुई थी, उन सबको बस उस नदी की तरफ उन इन्फेक्टेड लोगों को लेकर जाना था। इसलिए एनी अब चिराग से कहती है, क्या तुमने कुछ सोचा है कि ये सब कैसे करना है? क्योंकि अगर इन लोगों के पास हम जाएंगे तो अब तो ये और भी खतरनाक हो चुके हैं, तो तुम इन्हें कैसे लेकर जाओगे? क्या तुमने कुछ सोचा? कुछ देर तक अब ऐसे ही एनी की बात को सुनकर अब चिराग एक पल के लिए तो मना कर देता है और अब वो कुछ सोचने लग जाता है। इधर अब एनी भी चिराग को कुछ सोचता हुआ देखकर अब एनी भी कुछ सोचती है कि आखिर वो इन्हें कैसे यहाँ से लेकर जाते सकते हैं। अब कुछ देर तक सोचने के बाद अब चिराग कहता है, हाँ, आइडिया। एनी, तुम एक काम करो, इन सभी के बीच में से भागो, शायद ये तुम्हारा पीछा करते हुए ही वहां पर पहुंच जाएं, क्योंकि अगर तुम इनके बीच में जाओगी और फिर उधर भागोगी तो तुम्हें इन्फेक्टेड करने के लिए ये शायद तुम्हारा पीछा करेंगे, क्योंकि तुम खुद तो एक रोबोट हो, इसलिए तुम इस वायरस की चपेट में नहीं आ सकती हो। अब चिराग की ये बात सुनते ही अभी एनी को भी चिराग का ये आइडिया पसंद आता है और एनी कहती है, या यू आर राइट, योर आइडिया इज ऑसम, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए अब एनी ने ये कहा ही था कि ठीक है, तुम हमारी इस मेहमान का ख्याल रखना। अब एनी ये कहते हुए ही एनी अब उन सभी के सामने आ जाती है और अब चिराग के दिए हुए इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करती है और अब उन सबके सामने जाने के बाद वो अब तेजी से नदी की तरफ भागने लगती है। तो वहीं इधर जॉन ने भी सेम यही किया था, क्योंकि जॉन भी खुद एक रोबोट था। सेम यही आइडिया उन्हें भी आया था, इसलिए जॉन ने भी यही किया। वहीं इंस्पेक्टर अब्बास ने इस काम को अब अपने हाथ में लिया हुआ था, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास के लिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब अब्दुल ने उसे कहा, क्या आप श्योर हैं सर? इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं,
हाँ हाँ, मैं 100% श्योर हूँ। अब अब्बास की बातों को सुनकर वहाँ पर अब्दुल कहता है, बट इट्स रिस्की, क्योंकि अगर आप इन सब लोगों के पास जाओगे तो इसमें आपके भी इन्फेक्टेड होने का रिस्क उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर अब्दुल की बात को सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि हाँ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब अगर हमें इन लोगों को वहाँ पर लेकर जाना है तो वो रिस्क या तुम्हें या फिर मुझे लेना ही होगा, और मेरी वर्दी मुझे रिस्क लेना ही सिखाती है। इसलिए अब वो फिर से कहते हैं, वैसे भी किसी को रिस्क लेना है तो इसलिए अब ये रिस्क मैं ही ले लेता हूँ। अब इंस्पेक्टर अब्बास की बातों को सुनकर अब अब्दुल कहता है, इट्स ओके देन, ऑल द बेस्ट, आई होप आप बचे रहो इंस्पेक्टर। अब अपने कदम इंस्पेक्टर अब्बास भी अब अपने कदमों को अब उन इन्फेक्टेड लोगों की तरफ बढ़ा लेते हैं। तो वहीं इधर विलेज नंबर 4 में भी अब अर्जुन सिंह अब कहता है कि मैं इन लोगों के पास जाने की जिम्मेदारी लेता हूं, और इन लोगों को नदी में लेकर मैं ही जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे इस काम को करना होगा। कि यहाँ पर अर्जुन सिंह की इस बात को सुनकर अब आकांक्षा उससे कहती है, आप इस आदमी को संभालो, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा ने महेंद्र को पकड़ा हुआ था, इसलिए वो महेंद्र को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आपको बस इन्हें संभालना है, इन लोगों को नदी तक मैं लेकर जाती हूँ। ये कहते हुए ही अब यहाँ पर आकांक्षा जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है तो अर्जुन सिंह, जिसे अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो आकांक्षा को इस तरह से इन्फेक्टेड लोगों के पास नहीं जाने दे सकता था, इसलिए अब अर्जुन सिंह आकांक्षा को रोकते हुए कहते हैं, 1 मिनट मिस, आप ऐसे नहीं जा सकती हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको खतरा होगा। हालांकि अर्जुन सिंह अभी भी इस बात से अनजान थे कि वो एक रोबोट है, इसलिए अब वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि सच में वो ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन इधर अब आकांक्षा अब कहती है, यू डोंट वरी, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। और इतना कहने के बाद अब यहाँ पर किंग की ये स्टैचू भी अब उन इन्फेक्टेड लोगों के पास चली जाती है, और ये कहते हुए ही आकांक्षा अब और भी आगे बढ़ती है। इधर इन्फेक्टेड लोगों की तरफ जाने के बाद अब वो उन्हें अपनी तरफ उन्हें बुलाती है, जिधर जहाँ उन इन्फेक्टेड लोगों ने जब वहाँ पर किसी इंसान को अब अपनी तरफ आते हुए देखा तो अब वो उसी की तरफ ही दौड़ने लगते हैं। वहीं इधर विलेज नंबर 5 में भी यहाँ पर अब सूरज ने सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले ली थी, क्योंकि यहाँ पर इनके पास अभी कोई ऐसा रोबोट भी नहीं था जो ये जिम्मेवारी आगे बढ़कर खुद ले पाता। इसलिए अब सूरज अब यहाँ पर लक्ष्य को कहता है कि मैं इस काम को संभालता हूँ। यहाँ सूरज की इस बात को सुनकर अब लक्ष्य भी कहता है, ओके, ऑल द बेस्ट। वैसे मैंने अब अपने एक ऑफिसर से कहा है कि वो चोपर को तुम्हारे साथ ही ऊपर से नदी की तरफ ऊपर लेकर जाए। जैसे जैसे तुम उस नदी तक पहुंचोगे, चोपर भी ऊपर से तुम्हारी तरफ तक ही जाएगा, और जैसे ही ये सभी लोग उस नदी के पास चले जाते हैं, जैसे ही वो वहां पर पहुंचेंगे तो तुम एकदम जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करना, और उस चोपर की लैडर से तुम ऊपर की तरफ आ जाना, और जल्दी से आकर उस चोपर में बैठ जाना, जिससे कि तुम इन इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आने से बच जाओ। अब यहाँ पर लक्ष्य की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर सूरज कहता है कि वो सब तो ठीक है, मुझे अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि अगर मैं इनके संपर्क में आ भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों, लेकिन मुझे तो यहाँ पर इन इतने सारे लोगों की चिंता हो रही है। कहीं ये इस तरह से अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे, कहीं ये लोग इस नदी में ना डूब जाएं, क्योंकि देखने में मुझे तो वो नदी भी बहुत गहरी ही लग रही है। अब सूरज की इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, देखते हैं कि क्या होता है, पहले तो हमें जो ऑर्डर मिला है हमें उसी हिसाब से ही अपना काम करना होगा, क्योंकि हमें जो ये ऑर्डर मिला है वो भी तो कुछ सोच समझ कर ही मिला होगा। इसलिए लेट्स सी आगे क्या होता है, देखते हैं। ये बात करते हुए ही लक्ष्य ने अब अपने एक ऑफिसर की तरफ देखता है और अब उससे कहता है कि बी रेडी, अब तुम्हें अब अपने चोपर पर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सूरज के साथ साथ ही उस नदी तक जाना है। अब यहाँ पर लक्ष्य की इस बात को सुनकर वो ऑफिसर भी अब जल्दी से अपने चोपर की तरफ बढ़ जाता है, और अब वो जल्दी से अपने चोपर को के अंदर बैठकर अब वो उसे नदी के पास सूरज के साथ साथ ही लेकर जाने लगता है। इधर जहाँ एक तरफ ये सब हो
रहा था तो वहीं दूसरी तरफ इधर करण गुलेरिया और स्वाति दोनों ही अभी डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि वहां पर बूढ़े किंग का एक फाइटर भी वहां पर जाने के लिए तैयार था। लेकिन अब करण गुलेरिया कहते हैं नहीं नहीं, इस काम को मैं करूंगा। अब करण की इस बात को सुनकर अब स्वाति एक पल के लिए तो घबरा जाती है, लेकिन अब वो फिर से करण की इस बात पर सहमत होती है। और अब यहाँ पर करण गुलेरिया जैसे ही स्वाति की सहमति होती है तो वो स्वाति के चोपर से नीचे उतर कर कहता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस काम को अच्छी तरह से कर पाऊं। अब करण गुलेरिया की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी करण, प्लीज गो एंड रन फास्ट एंड सेफ ऑल्सो। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। तो वहीं इधर विलेज नंबर 8 में आयशा मारवा के क्लोन ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया हुआ था, क्योंकि विलेज नंबर 8 में आयशा मारवा का क्लोन ये सब करने वाला था। जितने ही लोगों ने अब इन्फेक्टेड लोगों को नदी के पास लेकर जाने का सोचा था वो सब अब अपने काम बखूबी कर रहे थे। वो सब अब अपनी अपनी फुल स्पीड से उन लोगों के बीच से निकलकर उन सभी को नदी के ही पास लेकर उन सब को ही जाना था, क्योंकि ये उनका टारगेट था कि उन्होंने खुद को अब इन्फेक्टेड होने से बचाकर भी उन्हें ये सब करना था। सबके सामने ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, इसलिए अब वो सभी अब उन सभी इन्फेक्टेड लोगों के बीच में चले जाते हैं। और उनके बीच में जाने के बाद अब वो बड़ी ही तेजी से वहां पर दौड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर अब अपनी पूरी ही स्पीड से दौड़ना था। वो सभी अब दौड़ते हैं। यहाँ पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर सूरज, इंस्पेक्टर अब्बास, बूढ़े किंग के फाइटर और करण गुलेरिया के सामने थी, क्योंकि ये चारों ही ह्यूमन थे और उनके ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने का डर था, क्योंकि बाकी तो वहाँ पर अलग अलग गाँव में वो रोबोट थे। इसलिए वो भी सभी दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में वो सभी अब सेफली खुद को प्रोटेक्ट करते हुए अब उस एरिया को पार करने लगते हैं। इधर सारे ही इन्फेक्टेड लोग अब उनके पीछे ही भागने लगते हैं। जैसे ही वो सभी अभी उनके पीछे भागते हैं तो वो वहाँ पर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर एनी, जॉन और आकांक्षा ने तो एक लंबी जंप ले ली थी। तो वहीं इधर यहाँ पर करण गुलेरिया अभी जंप करते हुए ही उस चोपर के अंदर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा ने साथ के साथ उस चोपर को करण के साथ ऊपर उड़ाया था और उसने भी साथ के साथ करण को बताया था कि उसे कैसे ऊपर की तरफ आना है। तो वहीं सूरज ने भी सेम वैसे ही किया था जैसे करण ने। वो भी जल्दी से अब वहाँ पर एक जंप के साथ चोपर के अंदर आ जाता है। और अब वो चोपर भी अब जल्दी से विलेज नंबर 3 की तरफ ही जाने लगता है। यहाँ सूरज अब उस ऑफिसर से कहता है जल्दी चलो, इससे पहले कि इंस्पेक्टर अब्बास प्रॉब्लम में आ जाए, क्योंकि वहाँ से दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर अब्बास ने ये काम अपने कंधों पर लिया था। इसलिए अब उसकी ये बात सुनते ही वो ऑफिसर भी अब जल्दी से अपने चोपर को विलेज नंबर 3 की नदी के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि ये सब लोग ईयरपीस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड थे। इसलिए सूरज को पता था कि इंस्पेक्टर अब्बास वहां पर उन सब लोगों के सामने दौड़ रहा है। जैसे ही अब वो विलेज नंबर 3 की तरफ उस चोपर को लेकर आते हैं तो वो देखते हैं कि इंस्पेक्टर अब्बास तो यहाँ पर इस नदी में कूदकर खुद स्विमिंग ही कर रहे थे। ये देखकर तो अब उस ऑफिसर ने एक रस्सी को जल्दी से ही नीचे फेंक दिया और वो ऑफिसर अब उस रस्सी को नीचे फेंकते हुए कहता है इसे पकड़कर जल्दी से ऊपर की तरफ आ जाइए। अब उसकी इस बात को सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास जल्दी से अब उस नदी में उस रस्सी को पकड़कर अब ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तो वहीं इधर बूढ़े किंग का फाइटर तो अभी वाटर फाइटिंग टेक्निक को अच्छी तरह से जानता ही था। उसे तो यहाँ पर इस पानी में फाइट करना भी अच्छी तरह से आता था, इसलिए अब उसके लिए ये ज़्यादा रिस्की नहीं था। अब तक सारे ही इन्फेक्टेड लोग इधर अब नदी के अंदर आ गए थे। अपने चोपर में बैठकर अब स्वाति इन्फेक्टेड लोगों को ही देख रही थी। उससे उन लोगों की बहुत चिंता भी हो रही थी। स्वाति बस ये एग्जामिन करना चाहती थी कि आखिर इस नदी के पानी में जाने के बाद क्या इनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आएगा या नहीं। इधर अब स्वाति जो कि इन लोगों को देख रही थी, तभी अब करण गुलेरिया स्वाति से कहते हैं
क्या क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? अब करण की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पता नहीं करण, ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब अभी किसी के भी पास नहीं है, खुद मेरे पास भी नहीं। यहाँ भी स्वाति के दिमाग में ये बात कहते हुए कुछ चल ही रहा था कि तभी अब स्वाति की नज़र अब आसमान में उड़ रहे एक चौपर पर जाती है। तो वो अब अपने मन ही मन में सोचती है कि राघव राघव क्या सच में उसने एंटीडोट बना लिया है? राघव यहाँ पर क्या कर रहा है? अब ये सोचते हुए ही अभी स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि स्वाति तो राघव को इस एंटीडोट को बनाने के लिए कहकर आई थी। इसलिए जब स्वाति ने राघव को यहाँ पर देखा तो उसके दिमाग में एकदम से यही हुआ कि क्या सच में राघव ने इस एंटीडोट को बना लिया है। और अब वो सीधा ही करण से कहती है, अब इंस्पेक्टर अब्बास से आप कहो कि वो अपनी रेस्क्यू टीम को रेडी करें। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, वो तो स्वाति पहले से ही रेडी है, धनंजय ने इन सभी का इंतजाम पहले से ही किया हुआ है। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने एक ईयरपीस पर अब अपने इस मैसेज को धनंजय पीरामल से शेयर करते हैं। वो उसे कहते हैं कि भाई जल्दी से रेस्क्यू टीम को हर गांव में भेजो, क्योंकि अब उस रेस्क्यू टीम के जाने का वक्त आ गया है। अब करण की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल ने कहा, क्या एंटीडोट बन गया है करण? अब धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया ने कहा, हाँ वो बन चुका है, तभी मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए अभी उन्हें जल्दी भेजो। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। अब इस केस को स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ही सोल्व करना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग इस केस को संभालेंगे। यहाँ पर हमारा जितना काम था वो अब हम कर चुके। कुछ ही देर में इधर पेरिस पुलिस भी यहाँ पर आ जाएगी, हो सके तो ये बात तुम सब तक पहुँचा दो। ये सुनते ही इधर करण गुलेरिया भी अब हाँ धनंजय को हाँ कहते हैं, और वो कहते हैं ठीक है, सभी तक मैं इस मैसेज को पहुँचा दूंगा। वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में आलिशा भी पैलेस में ही इधर उधर चक्कर काट रही थी, क्योंकि उसे बस अब यहाँ पर उस एंटीडोट के बनने का इंतजार था। उसे भी इस तरह से ऐसे चक्कर काटता हुआ देखकर अब मयूर से रहा नहीं जाता, और अब मयूर कहता है, तुम बैठ जाओ ना, इतना चिंता मत करो, देखो आलिशा सब ठीक हो जाएगा। अब मयूर की इस बात पर अब आलिशा कहती है, आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाए जैसा हम लोगों ने सोचा है। यहाँ आलिशा ने ये सोचा ही था कि तभी उसका फोन अब बजने लगता है। अपने फोन को देखने के बाद अब आलिशा उसे उठाकर कहती है, क्या हुआ है, क्या कोई गुड न्यूज है क्या? आलिशा की इस बात पर अब सामने से उन्हें एक आवाज़ आती है कि हाँ रानी साहिबा, वो एंटीडोट सच में बन चुका है, आप हमें बताइए कि हम इसे आप तक कैसे पहुंचा दें। अब दूसरी तरफ से अपने इन साइंटिस्ट की बात को सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आप उस एंटीडोट को एक कंटेनर में रखिए, हम बस अपने स्टाफ को वहाँ पर उसे लेने के लिए भेजते हैं। अब रानी साहिबा की इस बात को सुनकर अब उस साइंटिस्ट ने कहा, ठीक है मैडम। यहाँ आलिशा अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, और उसके बाद अब वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद अब सामने से आवाज़ आई कि हाँ बेटा, कहाँ हैं आप, और आपने आने में कितना टाइम लगा दिया। अब यहाँ इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, माँ वो क्या आप अभी राजमहल से किसी को यहाँ पर भेज सकती हैं, हम लोकेशन बता देंगे। इस बात को सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस हमें थोड़ा सा टाइम दो। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब आलिशा कहती है, टाइम ही तो नहीं है ना हमारे पास, क्योंकि अब टाइम के ही ऊपर तो सारी कहानी चली हुई है, क्योंकि हो सके तो बस जल्दी से जल्दी आप ये काम कर दीजिए। इसके बाद अब वो अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं कविन आलिशा अब आकाश से कहती है, कविन आलिशा अब आकाश से कहती है कि मिस्टर राजीव गुलेरिया कहाँ पर है। कविन आलिशा की इस बात पर अब मयूर कहता है, वो तो किचन में गए हुए थे ना, अब तक आए ही नहीं है, वो शायद किचन में ही होंगे मेरे ख्याल से, उन्हें ज़्यादा भूख लगी होगी, क्योंकि वो अब तक किचन से ही नहीं आए हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो अब तक क्या खा रहे होंगे। अब मयूर की इस बात पर अब आकाश कहता है, तू तो चुप कर यार, पता नहीं क्या से क्या कहता रहता है। अरे वो कुछ काम कर रहे होंगे, जरूरी थोड़ी ही ना है कि अगर वो किचन में गए हैं तो वो वहाँ पर कुछ खा ही रहे होंगे।
इतना कहने के बाद अब वो आलिशा को देखते हुए कहता है, मेरे ख्याल से अब हमें किचन में ही चलकर देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहाँ पर किचन में गए हुए बहुत ही समय हो गया है। एक बार हमें चलकर देखना तो चाहिए कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही इधर आलिशा भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि आलिशा को तो अभी ये गुड न्यूज़ राजीव गुलेरिया को देनी थी। और अब वो सभी अब ये कहते हुए ही अंदर किचन की तरफ ही जाने लगते हैं। कुछ देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो सभी अभी किचन में पहुंचते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि किचन में तो वहां पर कोई भी नहीं है। कुछ देर तक पूरे ही किचन में ढूंढने के बाद अब आलिशा और आकाश एक ही साथ कहते हैं, कहाँ गए होंगे वो। अब उनकी इस बात पर अब मयूर कहता है, कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गए हैं ना। अब मयूर की इस बात पर अब आलिशा और आकाश दोनों के चेहरे पर ही अब परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि बाहर की कंडीशन क्या थी वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर वो बाहर निकल गए होंगे तो वो जरूर उन इन्फेक्टेड लोगों के संपर्क में आ गए होंगे। एक पल के लिए तो वो भी घबरा गए थे कि उन्होंने गुस्से में उन्हें कुछ ज़्यादा तो नहीं कह दिया, जिसकी वजह से कहीं वो सच में तो नहीं चले गए। वो सभी अभी ये सब सोचकर अब बाहर हॉल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ आने के बाद अब वो सामने की स्क्रीन को देखते हैं तो अब उन्हें वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब तक दोनों ही बूढ़े अब अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर अब वो सभी अपनी अपनी गाड़ी से निकलकर अब बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो अब अपनी अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर आते हैं तो यहाँ पर अब यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा ये दोनों ही अब आपस में पहले एक दूसरे से गले मिलते हैं। एक दूसरे से गले मिलने के बाद जैसे ही अब वो एक दूसरे से गले मिल लेते हैं तब अब वहाँ पर पंकज मारवा और पीछे से हंसराज मारवा अब यशवंत मल्होत्रा की गाड़ी में से उतर कर आते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से उतर कर आते हैं तो यहाँ पर वो दोनों अब यहाँ पर धर्मराज मारवा को देखकर एकदम से ही हैरान हो जाते हैं। इधर जहाँ वो उन्हें देखकर हैरान थे तो साथ के साथ अब यहाँ पर धर्मराज मारवा ने भी उन दोनों को देख लिया था। इससे पहले कि धर्मराज मारवा उनसे कुछ भी कहता तभी अब यहाँ पर हंसराज मारवा कहते हैं वो अपने पापा से कहते हैं कि आप जैसा बाप तो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि जहाँ पर आप जैसा बाप हो तो वहाँ पर दुश्मनों की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि आपने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है। अब हंसराज मारवा की इस बात पर अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, हाँ तो ठीक ही है ना, तुम दोनों जैसे बेटे तो भगवान हर बाप को दे, क्योंकि अगर तुम जैसे बेटे हर बाप के पास होंगे तो उसे भी अपनी जिंदगी में कभी दुश्मनों की कमी नहीं होगी। क्योंकि कहने को तो तुम दोनों मेरे बेटे हो, लेकिन दुश्मनों से कोई कम नहीं हो। तुम्हारे हर काम ही दुश्मनों वाले होते हैं। दोनों के दोनों ही नालायक, कोई भी मेरे काम का ही नहीं है। यहाँ पर ये सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी उन सभी के ही कानों में पीछे से अब एक आवाज आती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये दोनों किसी भी काम के नहीं हैं। जैसे ही ये आवाज सभी के कानों में आती है तो वो सभी अब उस आवाज की दिशा की तरफ देखते हैं कि आखिर ये सब अदब किसने बोले। तो जैसे ही वो वहां देखते हैं तो वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ये कमल डोगरा की थी। अब कमल डोगरा की ये बात सुनते ही अब हंसराज मारवा अब उन्हें गुस्से से देखते हुए कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो और तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले। और अब तक तुमने भी ऐसा क्या कर लिया है जो हमने नहीं किया है। अब हंसराज मारवा की इस बात को इग्नोर करते हुए अब कमल डोगरा यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सर जी तुम दोनों से बहुत ही नाराज है। आप सभी से ही वो तुम दोनों से ही नहीं बल्कि तुम सब से ही वो बहुत ही नाराज है। उन्होंने अब आप सभी के लिए साफ साफ कहा है कि आप दोनों कुछ भी करके हमारे आदमियों को छुड़वाइए। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर धर्मराज मारवा कहते हैं, अक्षय वर्मा की तो मौत हो चुकी है, उसके लिए हमें भी बुरा लग रहा है। उसकी इस बात को सुनकर अब कमल डोगरा उसे कहते हैं, क्या तुम श्योर हो कि जो मरा है वो अक्षय वर्मा ही है, कोई और नहीं। अब उसकी इस बात को सुनकर वहां पर खड़े अब सभी के चेहरे पर ही अब एक हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। सबको इस तरह से हैरान देखकर अब कमल डोगरा यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा से कहते हैं,
चलिए अंकल अंदर चलकर इसके बारे में बातें करते हैं। इस बात पर वो तीनों अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक वो सभी आ चुके थे जिन्हें यशवंत मल्होत्रा ने वहां पर पहले से ही बुलाया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ आने से पहले कॉल पर कहा था कि बस तुम वहां पर जल्दी से जल्दी आ जाओ। यहाँ हंसराज मारवा और पंकज मारवा अभी एक दूसरे से वहां पर बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके कानों में अब फिर से एक आवाज आती है जो कह रही थी, कैसे हो हंसराज। इस आवाज को सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने अब यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि साक्षात अक्षय वर्मा ही खड़ा था। अक्षय वर्मा को यहाँ पर सामने देखकर तो पंकज मारवा और हंसराज मारवा दोनों के ही एकदम से होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने तो अब अपनी आंखों से सुना था कि अक्षय वर्मा की तो मौत हो चुकी है। यहाँ तक अक्षय वर्मा उनके पास आ जाता है। उसे इस तरह से देखकर तो अब सौम्या जो कि अभी यहाँ पर पहुंच चुकी थी वो उसे कहती है, तुम अब तक जिंदा हो, लेकिन कैसे। सौम्या की इस बात पर हंसराज मारवा कहते हैं, ये सवाल तो मेरा भी है कि जब ये मर चुका था तो ये यहाँ पर जिंदा कैसे, तुम तो उस विलेज में मारे गए थे ना। अब उसकी ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा कहता है, मैं किसी मिशन में था ही नहीं, इनफैक्ट कॉलेज मिशन के बाद तो मैं मनाली चला गया था। अब ये सुनते ही अब सौम्या कहती है, अगर तुम मनाली चले गए थे तो इतने दिनों से यहाँ पर अक्षय वर्मा बनकर यहाँ पर कौन रह रहा था, कौन यहाँ पर आया हुआ था। ये सुनते ही अक्षय वर्मा अब उन्हें सच बताने लगते हैं कि जब कॉलेज मिशन अनसक्सेसफुल हो गया था तो वो उस कॉलेज से बाहर निकलकर राजीव गुलेरिया की पैलेस की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके फोन पर अब कमल डोगरा का फोन आ रहा था। उसे उठाने के बाद उसे पता चला कि उसे तभी के तभी मनाली में आना होगा, कुछ जरूरी काम है। ये सुनते ही अक्षय वर्मा ने कहा कि अगर मैं मनाली आ जाऊंगा तो फिर यहाँ पर सब कुछ कौन संभालेगा। अब ये बात सुनते ही तब कमल डोगरा ने कहा कि तुम पहले यहाँ पर तो आ जाओ और बाकी सब सर जी के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो सर जी वहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। अब कमल डोगरा की ये बात सुनते ही अक्षय वर्मा ने अपनी गाड़ी को यू टर्न लिया और इसके बाद अब वो अपने प्राइवेट चौपर की तरफ जाने लगता है। ये सारी ही बातें जब पंकज मारवा ने सुनी तो वो अब अक्षय वर्मा को ही देख कर कहते हैं कि भाई आज तो सच में तू किस्मत से बच गया, वरना तेरी मौत तो आज पक्की थी। तू या तो अपने किस्मत का शुक्र मना या फिर उस भगवान का कि सच में आज तू उन लोगों के हाथों से बच गया, वरना जो आज हाल मैंने वहां पर तुम्हारी जगह उस अक्षय वर्मा का देखा है वो तो बहुत ही भयानक था। ये सुनते ही अक्षय वर्मा ने कहा, जब तक मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक तो मौत भी मुझे नहीं छू सकती। इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा कहते हैं, कौन से सवाल। अब हंसराज की इस बात को सुनकर अक्षय वर्मा कहता है कि वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मुझे तो बात अब उस बच्चे से करनी है जो कि बड़ा हो चुका है, जरा उसे भी तो बताऊं मैं कि उसकी माँ का सच क्या है। अब उसकी इस बात को सुनकर अब पंकज मारवा कहते हैं कि तुम किस सच की बात कर रहे हो, कौन सा ऐसा सच है जो अब तक छिपा हुआ है। इस बात पर अब अक्षय वर्मा एकदम से ही खामोश हो जाता है और अब वो अपने मन में ही सोचता है कि तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना आयशा, तो मुझे धोखा क्यों दिया। तुम सबको यही लगता है कि मैं तुम्हें तुम सबको तो यही लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम धोखेबाज हो। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि तुमने हंसराज से शादी की। अरे वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम इससे शादी करोगी। तुम्हें तो मुझे धोखा उस पिरामल रियासत के राजकुमार की वजह से ही तुमने मुझे धोखा दिया था। अरे मुझे इसलिए जवाब चाहिए तुम तो ऐसी नहीं थी ना आयशा। फिर अगर तुम ऐसी ही थी तो तुमने ये सब क्यों किया। यहाँ अक्षय वर्मा अब आयशा मारवा के बारे में सोचते हुए ऐसे ही अपने मन में सोच रहा था कि तभी अब वहां पर सभी के ही कानों में अब 2 गाड़ियों का हॉर्न बजने की आवाज आती है।
उन गाड़ियों के हॉर्न को देखकर अब वो सभी उन गाड़ियों की तरफ देखते हैं। वो वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी उन गाड़ियों की आवाज को सुनकर अब एकदम से ही अलर्ट हो जाते हैं। तो वहीं उन गाड़ी में से अब अनिका और रोहित दोनों ही बाहर निकल कर आ जाते हैं। वहां अक्षय वर्मा को अब खड़ा देखकर तो अब अनिका और रोहित दोनों को ही बहुत ही हैरानी हुई, क्योंकि अक्षय वर्मा को तो खुद अनिका भी अपने हाथों से ही खत्म करके आई थी। फिर जब अनिका ने अगर उसे अपने हाथों से खत्म किया था तो ये अक्षय वर्मा फिर से उसके सामने कैसे। और रोहित को भी इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अक्षय वर्मा की इस लड़ाई में मौत हो चुकी है। लेकिन जितनी हैरानी यहाँ पर अक्षय वर्मा को देखकर अनिका को हो रही थी, उतनी ही हैरानी यहाँ पर रोहित को भी हो रही थी। तो कभी इसलिए अब वो हैरानी में कभी अनिका रोहित की तरफ देखती तो रोहित अनिका को, और कभी वो दोनों यहाँ पर अक्षय वर्मा की तरफ देखते। या रोहित और अनिका दोनों ही आंखों में वे एक दूसरे से हैरानी से बातें करते हैं। या अब बातें करते करते अनिका अब सीधा ही अक्षय वर्मा की तरफ बढ़ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहित अब उन फाइटर के साथ फाइट करने लगता है, क्योंकि जैसे ही वो दोनों भी यहाँ पर आए तो यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा और धर्मराज मारवा के यहाँ पर जितने ही फाइटर आए थे और कुछ फाइटर जो अभी अक्षय वर्मा के साथ आए थे वो सभी अब एकदम से अलर्ट हो जाते हैं। इसलिए अब उनको अलर्ट मोड में देखकर अब रोहित उन सब के साथ फाइट करने लग जाता है।